हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है। पर अगर आपको इसके पहले के एपिसोड्स देखने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी 80% ऑडियंस ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरी चैनल की रीच अभी भी काफ़ी कम है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम व्यूअर शर्लॉक होम्स को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और काफ़ी दिनों से उसके पास कोई भी इंटरेस्टिंग केस नहीं आ रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बोर होता है। यहाँ पर वॉटसन बोलता है कि वो सैरा से मिलने जा रहा है, और वॉटसन के जाने के थोड़ी देर बाद ही होम्स के फ्लैट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वॉटसन को देखते हैं, जो कि सैरा के घर पर होता है। यहाँ पर वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि उसके फ्लैट में ब्लास्ट हुआ है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर होम्स को देखने के लिए जाता है। पर जब वो फ्लैट में पहुंचता है तो होम्स बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पर होम्स के साथ उसका भाई माइक्रॉफ्ट भी बैठा होता है। यहाँ पर माइक्रॉफ्ट होम्स के पास एक केस लेकर आया होता है। असल में माइक्रॉफ्ट का एक एम्प्लॉय एक रेलवे लाइन के पास मरा मिला होता है, और उस एम्प्लॉय का नाम होता है वेस्टी। और वेस्टी के पास मिसाइल प्लान की एक पेन ड्राइव होती है, जो कि अब उसकी लाश में नहीं होती है। तो मतलब कि किसी ने उसे मार दिया और वो पेन ड्राइव चुरा ली। और माइक्रॉफ्ट के लिए ये पेन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो शर्लॉक होम्स के पास हेल्प के लिए आता है। पर शर्लॉक होम्स अपने भाई को ज़रा भी पसंद नहीं करता, तो वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। पर तभी उसे लेस्ट्रेड का कॉल आता है, तो होम्स और वॉटसन लेस्ट्रेड से मिलने पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यहाँ पर लेस्ट्रेड उन्हें बताता है कि शर्लॉक होम्स के नाम पर एक पार्सल आया है। जब शर्लॉक होम्स उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर एक पिंक कलर का फ़ोन होता है। ये फ़ोन बिल्कुल वैसा ही फ़ोन होता है जैसा कि एपिसोड नंबर 1 में उन्हें विक्टिम के पास से मिला था। पर होम्स बोलता है कि वो फ़ोन दूसरा था और ये फ़ोन दूसरा है। ये एकदम नया फ़ोन है जिसे बिल्कुल वैसा ही दिखाने की कोशिश करी गई है। अब इस फ़ोन पर 5 पीप्स आती हैं और इसके बाद एक मैसेज आता है। अब ये 5 पीप सुनने के बाद होम्स बताता है कि पहले अंडरवर्ल्ड के लोग जब किसी को डेथ का थ्रेट देते थे तो ऐसे ही 5 सीड्स का यूज़ करते थे। अब अगर यहाँ पर किसी ने शर्लॉक होम्स की सारी स्टोरीज पढ़ी है तो उसकी एक स्टोरी इसी पर बेस्ड होती है, जिसमें मरने वाले सभी विक्टिम्स को लेटर में कुछ सीड्स भेजे जा रहे होते हैं, और यहाँ पर उसी का ईस्टर एग है। तो अब इसके बाद शर्लॉक होम्स फोन के उस मैसेज को ओपन करता है, जिसमें एक स्टोर रूम जैसी जगह की फोटो होती है, और फिर उसी फोन पर एक कॉल आता है। इस कॉल पर एक लेडी होती है जिसे बॉम्ब लगा के रखा गया होता है, और यहाँ पर वो बॉम्बर का मैसेज पढ़ रही होती है। वो लेडी बोलती है कि तुम्हें इस लेडी को बचाने के लिए 9 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, और अगर शर्लॉक होम्स इस बीच में केस सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर वो लेडी ब्लास्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद होम्स इस फोटो को बहुत ध्यान से देखता है, तो उसे याद आ जाता है कि ये फ़ोटो उसी जगह की है जहाँ पर वो रहता है, वहीं पर नीचे बने हुए रूम की। तो अब होम्स उस रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक जूतों का पेयर मिलता है, तो वो इन शूज़ को लेकर लैब में जाता है। यहाँ पर लैब में उसकी असिस्टेंट आती है, जिसका काफ़ी टाइम से शर्लॉक होम्स पर क्रश था। यहाँ पर वो होम्स को जलाने के लिए एक दूसरे लड़के को लेकर आती है, जिसका नाम होता है जिम। वो जिम को अपना बीएफ दिखाने की कोशिश करती है, पर इस पर होम्स बोलता है कि वो तो गे है। मतलब कि होम्स ने उसे देखकर उसकी हल्की फुल्की चीज़ें नोटिस करके ये बता दिया होता है कि जिम एक गे है, और ये सुनकर उसकी असिस्टेंट गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तो अब इसके बाद शर्लॉक होम्स वॉटसन से बोलता है कि तुम इस जूतों को देखो और अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता चलता है। अभी तक किसी भी एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ था, जबकि शर्लॉक होम्स की हर स्टोरी में ऐसा ही होता है। उनकी स्टोरीज में शर्लॉक होम्स हमेशा किसी सामान को लेते हैं और फिर उस पर वॉटसन का एक सेकंड व्यू पूछते हैं, और फिर जो भी बातें वॉटसन बताता है बाद में शर्लॉक होम्स एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें बताकर वॉटसन की सारी थ्योरी को फेल कर देते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि शर्लॉक होम्स का लेवल कितना हाई है।
और यहाँ एपिसोड में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। वॉटसन उन शूज़ को देख कर के बोलता है कि ये शूज़ काफ़ी पुराने हैं, तो मतलब कि किसी इंसान ने ये रेट्रो स्टाइल के शूज़ जल्दी ही खरीदे होंगे। और ऐसी वो कुछ और बातें भी बताता है। पर इसके बाद शर्लॉक होम्स बोलता है कि ये शूज़ अभी खरीदे गए नहीं हैं, बल्कि ये शूज़ 20 साल पुराने हैं। इन पर कई बार वाइट वॉश किया गया है, मतलब कि जो भी शूज़ का ओनर था वो इन शूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और इस शूज़ की लगभग 3 से 4 बार लेस बदली गई है। ये भी हमें ये दिखाता है कि वो ओनर अपने जूतों की बहुत ज़्यादा केयर करता था। यहाँ पर उसे कुछ स्किन के निकले हुए टुकड़े भी पड़े हैं, तो मतलब उसे एक्जिमा नाम की एक बीमारी थी। और ये शूज़ 1989 के हैं, क्योंकि 1989 में ये शूज़ एक स्पेशल एडिशन में आए थे और उसके बाद ये आना बंद हो गए थे। इन शूज़ के अंदर एक मिट्टी लगी है जिसमें पोलन मिला हुआ है, और ऐसी मिट्टी सुसेक्स नाम की एक जगह पे मिलती है। पर ऊपर की तरफ जो मिट्टी लगी है वो लंदन की मिट्टी है। मतलब कि जो भी शूज़ का ओनर था वो 20 साल पहले इन शूज़ को पहन के सुसेक्स से लंदन आया था। पर जब उसे ये शूज़ इतने ज़्यादा पसंद थे तो उसने इन जूतों के ऐसे छोड़ क्यों दिया। और तभी शर्लॉक होम्स को कुछ याद आता है और वो बोलता है कार्ल पावर। और इसके बाद वो लोग टैक्सी से घर जाने लगते हैं। यहाँ पर रास्ते में शर्लॉक होम्स बोलता है कि जब वो छोटा था तब उसके सामने एक केस आया था जिसमें एक लड़का जो कि स्विमर था उसकी पानी में डूबकर डेथ हो गई थी। और इस केस में सबसे वियर्ड चीज़ ये थी कि उसके लॉकर में उसके सारे कपड़े मिले थे पर उसके जूते नहीं थे, और ये जूते उसी के जूते हैं। और उस लड़के का नाम था कार्ल पावर। उस वक्त पुलिस ने इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भी हमारे छोटे शर्लॉक होम्स को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी थी। उसने कोशिश भी करी थी पुलिस को बताने की, पर पुलिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद शर्लॉक होम्स अपने रूम में पहुंचता है और पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स को पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर वॉटसन बोलता है कि तुम अपने भाई के केस पर तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि वो केस मेरी जगह तुम हैंडल करोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉटसन माइक्रॉफ्ट से मिलने जाता है। यहाँ पर माइक्रॉफ्ट बताता है कि वेस्टी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात में था और तभी अचानक से उसे कहीं जाना पड़ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके चला गया। और सुबह हमें उसकी बॉडी मिलती है। उसकी पॉकेट में कोई भी टिकट नहीं था और इसके पास एक ट्रेन का कार्ड भी था, लेकिन वो भी उसने यूज़ नहीं किया था। मतलब कि उसकी लाश रेलवे लाइन के पास मिली है, लेकिन उसने कोई भी ट्रेन पकड़ी नहीं थी। दूसरी तरफ होम्स के पास अब सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं और वो अभी भी इस केस को सॉल्व कर रहा होता है। और तभी वो केस सॉल्व कर लेता है। उसे जूतों के अंदर वाले साइड में टेस्ट करने पे वहाँ पर पॉइजन मिलता है। तो मतलब कि किसी ने कार्ल को पॉइजन देकर मारा था। वो एक ऐसा पॉइजन होता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर तैर नहीं पाया और डूबकर उसकी डेथ हो गई। और ये पॉइजन उसकी फूट क्रीम में लगा था। क्योंकि उसे एक्जिमा नाम की बीमारी थी, इसलिए वो अपने पैरों पर क्रीम लगाता था और ये पॉइजन उसी क्रीम में मिला दिया गया था। और इसी क्रीम के ट्रेसेस उस जूतों पर रह गए थे जिसमें से शर्लॉक होम्स को जहर के बारे में पता चला था। तो अब ये आंसर शर्लॉक होम्स उस बॉम्बर को लिख करके भेज देता है और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है और वो बॉम्बर उस लेडी को छोड़ देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर इस बार 4 पीप की साउंड आती है और फिर एक दूसरी फ़ोटो आती है। तो अब इस पीप की साउंड से होम्स को समझ में आता है कि अभी तक 5 पीप आई थी, तो मतलब कि उसे पूरे 5 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे और ये उनमें से चौथा केस है जहाँ पर उसे एक कार की फ़ोटो मिलती है। तो अब ये फ़ोटो वो पुलिस को दिखाता है और इसके बारे में पता करने को बोलता है। और इस बार बॉम्बर ने एक लड़के को पकड़ा होता है जो कि मेन रोड पर खड़ा होता है और इस बार वो बॉम्बर शर्लॉक होम्स को 8 घंटे का वक्त देता है। यहाँ पर पुलिस को वो कार मिल जाती है, तो शर्लॉक होम्स उस कार पर देखने जाता है। तो उस कार की सीट पर काफ़ी सारे खून के छींटे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई लाश नहीं होती। और ये कार एक कार एजेंसी से एक दिन पहले हायर की गई थी और जिसने इस कार को हायर किया था उसका नाम था इयान। तो अब शर्लॉक होम्स इयान की वाइफ से बात करता है। यहाँ पर इयान की वाइफ से बात करते वक्त इयान की वाइफ उसे बताती है कि उसका हस्बैंड कुछ वक्त से डिप्रेशन में था। यहाँ पर होम्स एक बात और नोटिस करता है कि इयान की वाइफ ने ये बात मान ली होती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इसके बाद शर्लॉक होम्स उसी कार एजेंसी में जाता है और वहाँ के ओनर से बात करता है
वो ओनर से बोलता है कि लगता है कि आप कुछ दिन पहले किसी बाहर की ट्रिप पे गए हैं क्योंकि आपकी बॉडी पर थोड़ा सनबर्न है। तो इस पर वो ओनर बताता है कि नहीं, उसने सनबेड लिया था। इसके बाद होम्स बोलता है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, आपके पास है क्या? तो वो ओनर अपनी वॉलेट में चेक करता है और फिर मना कर देता है। और इतनी बात करने के बाद होम्स और वॉटसन वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकलकर शर्लॉक होम्स वॉटसन से बोलता है कि वो ओनर झूठ बोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम होम्स को देखते हैं जहाँ पर वो कार से मिले उसी ब्लड सैंपल को टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर तभी उसे एक कॉल आता है। अब कॉल पे वो बॉम्बर उसे एक क्लू देता है और क्लू का नाम होता है जेनिस कार, और जेनिस कार उसी कार एजेंसी का नाम होता है। इसके बाद शर्लॉक होम्स वॉटसन और लेस्ट्रेड से मिलता है और बताता है कि ये खून ज़रूर इयान का है, लेकिन ये उसका फ्रेश खून नहीं है, बल्कि ये उसका पुराना खून है और ये यहाँ पर जानबूझकर लगाया गया है। और कार एजेंसी का ओनर झूठ बोल रहा था। मैंने उसके कॉलर के पास में निशान देखा था, जिसे देखकर ये पता चलता है कि उसका सिर्फ चेहरे के पार्ट में सनबर्न है, बाकी बॉडी पे नहीं। जबकि अगर कोई सनबेड लेता है तो वो शर्ट पहनकर नहीं लेता है। तो मतलब कि वो कहीं बाहर ऐसी जगह पे गया था जहाँ पर धूप थी, जिसकी वजह से उसे सनबर्न हो गया। और उसकी वॉलेट में मैंने देखा था वहाँ पर कोलंबियन नोट्स थे, तो मतलब कि वो कोलंबिया गया था और उसने इयान को कोलंबिया में ही रखा है। असल में इयान एक बैंकर है और वो कुछ वक्त से डिप्रेशन में था क्योंकि वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पर अपनी मौत का झूठा नाटक करके उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जिसे इयान और वो कार एजेंसी का ओनर आपस में बांट लेंगे। और इस पूरे प्लान में इयान की वाइफ भी थी, इसीलिए वो शुरू से ही ऐसा मान चुकी थी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है ताकि उसे ईजिली इंश्योरेंस मिल जाए। इसके बाद शर्लॉक होम्स वो आंसर लिख करके बॉम्बर को बता देता है और बॉम्बर उस लड़के को भी छोड़ देता है। अब कुछ वक्त बाद उन्हें दूसरा फ़ोन आता है। इस बार 3 पीप्स की आवाज़ आती है और इस बार एक वुमेन की फ़ोटो होती है। शर्लॉक होम्स इस वुमेन को नहीं पहचानता है, पर वॉटसन बताता है कि ये टेलीविज़न पे काम करती थी और 2 दिन पहले इसकी डेथ हो गई है और इसका नाम है कॉनी प्रिंस। और इस केस को सॉल्व करने के लिए बॉम्बर शर्लॉक होम्स को 12 घंटे का वक्त देता है। और यहाँ पर इस बार बॉम्बर ने एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेडी को पकड़ के रखा होता है, जो कि अपने फ्लैट में होती है और उस पर हर तरफ से बॉम्ब लगे होते हैं। अब कॉनी प्रिंस के बारे में ये होता है कि वो एक टेलीविज़न शो चलाती है मेकओवर का, और वो घर पर अपने भाई के साथ रहती है। उसकी एज 52 हो चुकी होती है और वो अपने शो पे काफ़ी लोगों को बेइज्जत करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम होम्स को कॉनी की लाश को एग्जामिन करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो पुलिस की रिपोर्ट होती है वो ये होती है कि उनके घर में काम करने वाले नौकर राहुल ने बताया था कि 2 दिन पहले कॉनी जब अपने गार्डन में थी तब उसे एक कांटा लग जाता है और उस कांटे से बैक्टीरिया उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पर यहाँ पे शर्लॉक होम्स नोटिस करता है कि अगर किसी को कट लगा होगा तो उसमें से काफ़ी सारा खून बहेगा, लेकिन ये कट काफ़ी फ्रेश होता है। तो मतलब कि कॉनी की डेथ पहले हो गई थी और बाद में उसे कट लगाया गया है। तो अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन कॉनी के ब्रदर से बात करने जाता है। यहाँ पर बात करते करते वॉटसन को ऐसा लगता है कि उनके घर में जो बिल्ली है, ऐसा हो सकता है कि बिल्ली के पंजों में पॉइजन लगा करके कॉनी को मार दिया गया हो। तो यहाँ पर वो शर्लॉक होम्स को बुला लेता है, जो कि एक कैमरामैन बन के आता है, और वो यहाँ पर कॉनी के ब्रदर की फ़ोटो क्लिक करते करते काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस कर लेता है और फिर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर जाकर शर्लॉक होम्स बोलता है कि तुम गलत हो, बिल्ली के पंजों में कोई पॉइजन नहीं है, बल्कि कॉनी को रिवेंज के लिए मारा गया है। असल में कुछ वक्त पहले उसने अपने भाई को अपने शो पर बुलाया था, जहाँ पर उसने उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया था। इसलिए कॉनी के भाई ने अपने सर्वेंट राहुल को बोल करके कॉनी को मरवा दिया। कॉनी 52 ईयर ओल्ड थी और मेकओवर वाला शो चलाती थी, इसलिए उसे अपनी खुद की स्किन को बचाने के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, और उसी में से किसी इंजेक्शन में उसने एक पॉइजन मिला दिया, जिसकी वजह से कॉनी की डेथ हो गई। और ये बात बिल्कुल सच होती है। और शर्लॉक होम्स ये आंसर लिख करके बॉम्बर को बता देता है और वो ओल्ड लेडी भी ऑलमोस्ट बच ही जाती, पर वो ओल्ड लेडी कॉल पर ये बताने लगती है कि वो बॉम्बर कैसा लगता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, और ये सुनकर वो बॉम्बर उसे ब्लास्ट कर देता है
और इस ब्लास्ट में उस बिल्डिंग में रह रहे और 11 लोगों की भी डेथ हो जाती है और इस बात से वॉटसन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में होम्स को एक दूसरी फोटो आती है जो कि किसी जगह की होती है, तो वो पुलिस से बोलता है कि इस जगह पे जाकर चेक करे कि अगर उन्हें कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। अब होम्स और वॉटसन इस लाश को देखने जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर लाश को देखने के बाद शर्लक होम्स पता नहीं कहाँ से बोलता है कि वो पेंटिंग नकली है। अब वॉटसन को, हमें और लेस्ट्रेड किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर अचानक से पेंटिंग कहाँ से आ गई। तो अब शर्लक होम्स बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि आदमी 24 घंटे पहले मरा था। इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हैं और सस्ते हैं, तो मतलब कि ये कहीं पर काम करने के लिए जा रहा था, तो शायद ये नाइट शिफ्ट करता है और कपड़े सस्ते हैं तो ये कोई छोटी जॉब करता होगा। इसके कपड़े साइज़ में बड़े हैं, तो ज़रूर ये कहीं की यूनिफॉर्म होगी, इसीलिए बड़ा साइज़ होने के बाद भी उसे इसे पहनना पड़ रहा है। और जिस तरह से इसे मारा गया है वो मारने का तरीका गोलम का है, और गोलम एक बहुत बुरा असैसिन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे काम करता है। इसकी बेल्ट में एक हुक लगा है जो कि मोस्टली वॉकी टॉकी को टांगने के लिए लगाया जाता है, तो ये कहीं पर नाइट ड्यूटी करता होगा सिक्योरिटी गार्ड की। गोलम ने इसके पास से वो हर चीज़ हटा दी है जिससे हमें इसके बारे में कुछ भी पता चल सके, पर यहाँ पर इसकी पॉकेट फटी हुई है, तो मतलब कि इसकी पॉकेट के ऊपर कोई बैज लगा होगा, जिसे हटाने के लिए गोलम ने इसकी पॉकेट ही फाड़ दी। तो मतलब कि ये किसी अच्छी जगह पे काम करता है जहाँ पर इसे बैज भी मिला हुआ है। इसकी घड़ी में रात का अलार्म सेट है और घड़ी के बटन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, तो मतलब कि काफ़ी वक्त पहले इसने एक बार रात का अलार्म सेट किया होगा और तब से रोज़ इसकी यही ड्यूटी चल रही है। और इसकी पॉकेट में एक मुड़ा हुआ टिकट है जो कि किसी म्यूज़ियम या फिर गैलरी का होगा। और अभी सुबह न्यूज़ आई थी कि हिकमैन गैलरी ने रिपोर्ट किया है कि उनके यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड मिसिंग है जिसका नाम है एलेक्स। तो मतलब कि यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है एलेक्स, जो कि हिकमैन गैलरी में नाइट ड्यूटी करता है। और हिकमैन गैलरी आज रात में अपनी एक बहुत बड़ी पेंटिंग को सेल करने जा रही है जिसकी प्राइस है 30 मिलियन। और एक नॉर्मल सी जॉब करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए कोई गोलम जैसे बड़े असैसिन को हायर क्यों करेगा जब तक उसे मारने की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं होगी और उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला आदमी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। तो मतलब कि एलेक्स को पता चल गया था कि वो पेंटिंग नकली है और कहीं 30 मिलियन का लॉस ना हो जाए, इसलिए जिसे भी वो सारा पैसा मिलने वाला है उसने एलेक्स को मरवा दिया और वो गलती से भी बच ना जाए, इसलिए उसने गोलम जैसे बड़े असैसिन को हायर किया। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन थी है। अब टैक्सी से शर्लक होम्स और वॉटसन उसी गैलरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो शर्लक होम्स काफ़ी परेशान होता है क्योंकि अब बॉम्बर ने अपना पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है। पहले वो एक बार विक्टिम से बात करवाता था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई टाइम लिमिट दी गई है कि कितने घंटे में वो केस सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर शर्लक होम्स वॉटसन को बोलता है कि वो एलेक्स के घर पे जाए और जो कुछ भी उसे पता चलता है वो पता करे, और शर्लक होम्स यहाँ से गैलरी में जाएगा। तो अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन एलेक्स के घर पे जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलेक्स को टेलीस्कोप से बैठकर तारे देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसके अपने ड्यूटी पे जाने के बाद एक कॉल आया था जो कि किसी प्रोफेसर का था। अब नेक्स्ट सीन में हम गैलरी में शर्लक होम्स को देखते हैं जो कि उसी पेंटिंग को देख रहा होता है। यहाँ पर जब उस जगह की ओनर आती है तो होम्स बोलता है कि ये पेंटिंग नकली है और ये बात आपको पता है और आपने ही एलेक्स को मरवाया है। अब यहाँ पर वो ओनर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, पर होम्स यहाँ पर और कुछ नहीं बोलता, इतना बोलकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन जाता है वेस्टी की गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। वेस्टी वही केस जो कि माइक्रॉफ्ट ने दिया था। यहाँ पर वेस्टी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि वेस्टी बहुत ही अच्छा आदमी था और वो कभी भी मिसाइल प्लान को सेल करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि अभी तक वॉटसन को ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वेस्टी उस मिसाइल प्लान को बेचने जा रहा हो और जिसे वो बेचने वाला हो उसी ने उन्हें मार दिया और प्लान भी रख लिया हो। यहाँ पर उसे वेस्टी की गर्लफ्रेंड का भाई जो भी मिलता है जो कि पुलिस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन और शर्लक होम्स साथ में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर शर्लक होम्स ने गोलम का पता कर लिया होता है, पर जब वो गोलम को पकड़ने जा ही रहा होता है तभी गोलम को पता चल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से होम्स इसी प्रोफेसर के पास में जाता है
क्योंकि उसे पता है कि उस प्रोफेसर की जान अब खतरे में है, क्योंकि वो प्रोफेसर भी अच्छी होती है और उसे भी पता चल गया होता है कि वो पेंटिंग नकली है। अब जब यहाँ पर वो प्रोफेसर अपना कुछ देख रही होती है कि तभी वहाँ पर गोलम आ जाता है और इस प्रोफेसर का गला दबाकर उसे मारने लगता है और वो इस प्रोफेसर को मार भी देता है। पर तब तक वहाँ पर शर्लॉक होम्स और वॉटसन आ जाते हैं, तो अब गोलम उन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है। गोलम की हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि जब वॉटसन उसके ऊपर चढ़ता है तो वो सच्ची में शर्लॉक होम्स में भी हॉबिट का बिल्बो बैगिंस लगने लगता है। पर यहाँ पर गोलम उन पर भारी पड़ता है और उन्हें पीट पाट कर निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम शर्लॉक होम्स और वॉटसन को देखते हैं जो कि लेस्ट्रेड के साथ उसी गैलरी में होते हैं। अब यहाँ पर उसे बॉम्बर का कॉल आता है। इस बार बॉम्बर ने एक बच्ची को पकड़ के रखा होता है। अब शर्लॉक होम्स बोलता है कि वो पेंटिंग नकली है, पर इस पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो अब शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि उसे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये पेंटिंग नकली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो ऐसा बोल रहा होता है और मान रहा होता है कि ये पेंटिंग नकली है, उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिला होता है। यहाँ पर बॉम्बर उसे 10 सेकेंड देता है। तो अब शर्लॉक होम्स ध्यान से उस पेंटिंग को देखने लगता है और आखिरी सेकंड पे शर्लॉक होम्स समझ जाता है और बता देता है कि इसमें तारों का एक पैटर्न गलत बना है और ये बात सही होती है और वो बच्ची बच जाती है। अब कॉल कट होने के बाद शर्लॉक होम्स बोलता है कि इसमें एक तारों का पैटर्न बना है जो कि एक शूटिंग स्टार था जो कि 1858 में आया था, जबकि इस पेंटिंग की ओरिजिनल 1640 में बनी थी। तो अगर ये पेंटिंग 1640 की होती तो उसमें 1848 वाला शूटिंग स्टार नहीं होता। और एलेक्स को भी ये बात इसीलिए पता चल गई थी क्योंकि उसे तारे देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसे सोलर सिस्टम और स्टार्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए उसने पेंटिंग को देखते ही समझ लिया था कि ये पेंटिंग नकली है। अब यहाँ पर वो ओनर से बात करते हैं तो ओनर बोलती है कि हाँ, ये नकली पेंटिंग उसने खुद बनवाई है एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से। पर यहाँ पर इस सब में उसका साथ एक अननोन आदमी ने भी दिया था और इस अननोन आदमी का नाम था मोरियार्टी। और शुरू से जो शर्लॉक होम्स पर नज़र रखे हुए है उसका नाम मोरियार्टी है और ये जो बॉम्बर है वो भी मोरियार्टी ही है। अब नेक्स्ट सीन में हम वॉटसन को देखते हैं जो कि उसी रेलवे लाइन पर गया होता है जहाँ पर उन्हें वेस्टी की लाश मिली थी, पर यहाँ पर उसे बिल्कुल भी कोई खून नहीं मिलता, जबकि अगर वेस्टी का मर्डर यहाँ पे हुआ था तो कहीं ना कहीं खून मिलना चाहिए था। तभी यहाँ पर अचानक से पीछे होम्स आ जाता है। अभी तक वॉटसन को लग रहा था कि शायद शर्लॉक होम्स माइक्रॉफ्ट के इस केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर होम्स बताता है कि वो शुरू से ही वॉटसन का पीछा कर रहा था और उसे सब कुछ पता है। और वो बोलता है कि वेस्टी को जो ने मारा है। इसके बाद वो लोग जो के फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर जब जो आता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। और अब जो बताता है कि वो ऐसा चाहता नहीं था। और एक बार जब जो और वेस्टी नशे में थे तब वेस्टी ने उसे बता दिया उसी मिसाइल प्लान के बारे में, और उस वक्त वो पेन ड्राइव भी उसके पास में थी, तो जो ने चुपके से वो पेन ड्राइव चुरा ली। अब बाद में होश आने पर जब ये बात वेस्टी को समझ में आई तो उसने जाकर जो से झगड़ा किया, पर इस पर जो ने उसे धक्का दे दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और सिर फटने से उसकी डेथ हो गई। अब एक खून करने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया तो अपने घर के सामने खड़ी ट्रेन की छत पर उसने वेस्टी की डेड बॉडी को रख दिया। और जब इस ट्रेन ने अपनी रेलवे लाइन चेंज की तो रेलवे लाइन चेंज करते वक्त ट्रेन को थोड़ा सा झटका लगता है और इस झटके की वजह से वेस्टी की लाश ऊपर से नीचे गिर गई। अब यहाँ पर होम्स जो से वो मिसाइल प्लान ले लेता है और अपने पास रख लेता है। और अब उन्होंने माइक्रॉफ्ट का केस भी सॉल्व कर लिया है और अभी तक उन 5 केसेस में से 4 केस भी सॉल्व हो चुके हैं। अब होम्स अपने घर आ जाता है और 5वें केस का वेट कर रहा होता है, पर अभी तक उसे 5वां केस नहीं मिला होता है। तो वॉटसन यहाँ से निकल जाता है थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए। तभी होम्स अपने लैपटॉप से बॉम्बर को मैसेज करता है कि मुझे स्विमिंग पूल के पास में मिलो आधी रात में और मिसाइल प्लान मेरे पास में है। असल में शर्लॉक होम्स को ऐसा लग रहा होता है मतलब कि मोरियार्टी ने ये सब कुछ किया होता है ताकि वो उस मिसाइल प्लान को ले सके, क्योंकि ये मिसाइल प्लान बहुत ही महंगे प्राइस में बेचा जा सकता है। और शर्लॉक होम्स को लगता है कि अब तक ये केसेस और ये बॉम्ब वगैरह ये सब कुछ करके मोरियार्टी शर्लॉक होम्स का ध्यान माइक्रॉफ्ट वाले केस से हटाना चाहता था ताकि उसे मिसाइल प्लान ना मिल पाए। पर अब नेक्स्ट सीन में हम शर्लॉक होम्स को देखते हैं जो कि उसी स्विमिंग पूल के पास में होता है। और अब यहाँ पर सामने आते हैं डॉक्टर वॉटसन जिनकी बॉडी में बॉम्ब लगा होता है, तो मतलब कि वो 5वें विक्टिम डॉक्टर वॉटसन है।
और अब यहाँ पर पीछे से निकल के आता है जिम मोरियार्टी। जिम ये वही जिम होता है जिसे शर्लक होम्स की असिस्टेंट अपना बीएफ बताकर लेकर आई थी और शर्लक होम्स ने बोला था कि वो गे है। असल में वो मोरियार्टी ही था और उसने जानबूझकर अपना लुक इस तरह का बना के रखा था ताकि शर्लक होम्स को ऐसा लगे कि मोरियार्टी गे है। तो मतलब कि उसने शर्लक होम्स को भी धोखा दे दिया उसी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज़ करके। इसी से हमें पता चलता है कि मोरियार्टी का लेवल शर्लक होम्स के लेवल के बराबर ही है। अब यहाँ पर वॉटसन को दूर से किसी आदमी ने लेज़र गन पॉइंट पर लेकर रखा था। यहाँ पर मोरियार्टी शर्लक होम्स को चेतावनी देता है कि आगे से मेरे काम के बीच में मत आना, क्योंकि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये बस उसी का एक एग्जाम्पल था और बहुत ही फ्रेंडली नॉर्मली छोटी सी थ्रेट थी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और शर्लक होम्स जल्दी से वॉटसन का जैकेट उतार कर दूर फेंक देता है। अब जब वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी मोरियार्टी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है और अब तुम दोनों को यहीं पर मरना होगा। और एक बार फिर से वो दोनों लेज़र गन पॉइंट पे आ जाते हैं और शर्लक होम्स भी अपनी गन मोरियार्टी की तरफ पॉइंट कर देता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा यह हमें सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1 में पता चलेगा, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।